अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू ज़िश्त सोशल लैब। आज हम डिस्कस करेंगे अमेरिका में होने वाले हालिया इंतखाबात की सारी डिटेल्स के किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के दोबारा सदर मुंतखब हुए और किस तरह से जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी जो अमेरिका की एक फेमस पार्टी थी, अमेरिका की एक ट्रेंडिंग पार्टी थी, किस तरह से रिपब्लिकन ने डेमोक्रेटिक पार्टी को शिकस्त दी और आखिर किस तरह जो है वो अमेरिका जो है वो दोबारा से अमेरिका की मुआशियत जो है वो बदहाली की तरफ जा रही है। ये तमाम सवाल यकीनन आज कल आप सब लोगों के जहन में घूम रहे होंगे और आप सब लोग ये जानना चाहते होंगे कि अमेरिका में जो हालिया इंतखाबात हुए हैं आखिर उसके पीछे क्या कहानी है और अमेरिका के एक जो सियासी मंजरनामा है उसको समझने के लिए इन इंतखाबात को किस तरह से जो है वो सामने रखा जा सकता है और किस तरह से एक डायरेक्शन सेट की जा सकती है। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये सारी कहानी का तसलसल समझ आ सके कि इंतखाबात से लेकर और ये सारा कुछ होने तक क्या वजूहात रही और इसके पीछे ख़ास तौर पे जो तारीखी जो इसका पस मंज़र है वो क्या था जिसकी वजह से जो है वो ट्रंप जैसे बंदे को दोबारा सदर मुंतखब कर दिया गया अमेरिका के अंदर। तो ये सारी एक डिबेट है जो आज हम डिस्कस करेंगे, तो एंड तक देखिएगा वीडियो को ताकि आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन मिल सके। अमेरिका के हालिया इलेक्शन 2024 की कहानी जो है वो इंतहाई सीधी और इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी। वो ये है कि जो राय दहिंदगान की अक्सरियत थी वो ये समझती थी कि जो मुल्क है वो गलत सिमत में जा रहा है और मुल्क की माशियत जो है वो बदहाली का शिकार है और जो आम लोग हैं, जो आम तबकात हैं और ख़ास तौर पे जो मेहनत कश तबकात हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं और लोगों का जो मेयार ज़िंदगी है वो मुतासिर हो रहा है। तो इन तमाम तर सूरत हाल के तनाज़र में जो वोटर्स थे उन्होंने वोट डालते हुए बरसरे इक़्तिदार पार्टी जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी कि कमला हैरिस थी उनको इक़्तिदार से हटा दिया, उनका तख्ता उलट दिया और साबित किया कि अमेरिका के अंदर अगर जो मुआशी इशारिया है जो अगर वो पूरा नहीं किया जाएगा तो अमेरिका में किसी तरह से भी दोबारा सदर मुंतखब नहीं हुआ जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहली मर्तबा भरपूर कामयाबी के साथ एक पॉपुलर वोट बैंक के साथ जो है वो इस दफ़ा वाइट हाउस जाएंगे और ये इस दफ़ा उन्होंने सिर्फ कस्बों, देहातों और छोटे शहरों से ही नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक का गढ़ समझे जाने वाला है न्यूयॉर्क और शिकागो से भी बर्तरी हासिल की और शिकागो में भी पेशकदमी की और वहाँ भी अपना वोट बैंक बनाया। अमेरिकी सियासत की एक मुसलमा हकीकत ये भी है कि अमेरिका के अंदर जो कामयाबी का इन्हिसार है वो बुनियादी तौर पर मुआशी इशारिया पर होता है। अगर मुल्क के अंदर मुआशियत जो है वो तरक्की कर रही हो और लोगों के पास रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों और लोगों को बेहतर उजरतें दी जा रही हों तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अमूमी तौर पर जो है वो अमेरिका के अंदर सदर को जो है वो दोबारा मुंतखब कर दिया जाता है और बरसरे इक़्तिदार पार्टी को एक दूसरी बार मौका दिया जाता है। लेकिन अगर सूरत हाल इसके बरक्स हो और जो अमेरिका के अंदर जो लोगों की सूरत हाल है, लोगों का रोज़गार मुतासिर हो, वहाँ पर जो लोगों का ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो मुतासिर हों और लोगों के बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मुतासिर हो रहे हों तो इस तरह की सूरत हाल के अंदर जो है वो फैसला जो है वो अवाम इस तरह से करती है कि बरसरे इक़्तिदार पार्टी को जो है वो लात मार दी जाती है, उनको हटा दिया जाता है इक़्तिदार से और जो उनकी हरीफ पार्टी है उसको मौका दिया जाता है। बाइडन हुकूमत इंतहाई गैर मकबूल हुकूमत रही और उसकी वजह ये भी है कि उस दौरान में जो अमेरिका की माशियत थी वो कोरोना की वजह से गिरावट का शिकार थी और इसका असर जो है वो बहरहाल अमेरिका की मुआशियत पर पड़ा, अमेरिका के मुआश पर पड़ा, अमेरिका के लोगों के मुआश पर पड़ा और 40 साला जो अफरात ज़र का अमेरिकी अवाम को जो है वो 40 साला अफरात ज़र का सामना करना पड़ा और ये सारी सूरत हाल में जो है वो लोगों की उजरतें कम हो गई और ज़ाहिरी बात है इसका जो बोझ है वो
अल्टरनेटिव लोगों पर आया, और उसका नतीजा ये निकला कि लोगों को पता चला कि जो बाइडन हुकूमत है या जो सदर बाइडन है वो इन मुश्किलात को कम करने में नाअहल साबित हुए हैं, और उनके पास जो मुआशी मसाइल के हल के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली या कोई बेहतर प्लान मौजूद नहीं है। और ऊपर से एक बड़ा मसला ये हुआ कि यूक्रेन और गजा में जो जंगें अमेरिका कर रहा था उस पर जो अस्करी अखराजात आ रहे थे उससे भी अफराते ज़र में जो है वो इजाफा हुआ, और ये सारा बोझ जो है अल्टरनेटिव जो है अमेरिकी अवाम ने बर्दाश्त किया। सारी सूरत हाल में जो मेहनत कशों का म्यार ज़िंदगी है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ, और जो स्टॉक मार्केट की जो तेज़ रफ्तारी से है वो सिर्फ जो मुनाफा, जो सरमायादार थे जो मुनाफा लगा रहे थे सिर्फ उस ख़ास तबके को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन जो अमेरिकी अवाम थी वो इसकी वजह से बहुत शदीद मुश्किलात में फंसती चली गई। यूरोप, एशिया और लातीनी अमेरिका के तमाम ममालिक जो हैं वो कोरोना की वजह से मुतासिर हुए, और उस वक्त की जो हुकूमतें थीं वो या तो जो है वो नाकाम हो गई और या फिर वो कमज़ोर पड़ गई, और इसके नतीजे में उन हुकूमतों को उलट दिया गया। और अगर इसकी मिसाल हम देखें तो पाकिस्तान में PTI जो है वो एक इसकी मिसाल है, और इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर जो है वो यही रिवायत जो है वो बरकरार की गई। कुछ कंट्रीज़ ने ख़ुद को सस्टेन किया, अमेरिका ने ख़ुद को सस्टेन किया, लेकिन इसके बावजूद जो अमेरिकी मौशियत थी वो बहरहाल तनज़्ज़ुली का शिकार हुई। मौसम गर्मा के वक्त में बाइडन की जगह जो है वो हैरिस को लाया तो गया, लेकिन ये समझा जा रहा था कि शायद इससे डेमोक्रेटिक पार्टी को लग रहा था कि इससे जो है वो मरती डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर एक जान आएगी और शायद जो है वो दोबारा वो मेहनत कश तबके में मकबूल हो सकेंगे। लेकिन शायद उनको इसका अंदाज़ा नहीं था कि अवाम जान चुके थे कि बाइडन हुकूमत का जो मलबा है वो एक नाइब सदर होने की हैसियत से हैरिस पर भी आ रहा था, तो इसीलिए वो हैरिस को भी लोगों ने जो है वो ठुकरा दिया, और उनकी सारी कैंपेनिंग के दौरान कोई फ़ायदा नहीं हो सका डेमोक्रेटिक पार्टी को इस सारी सूरत हाल का, और इसी वजह से जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी उन इलाकों से भी हार गई जहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी की मकबूलियत थी, जिन इलाकों को इवन डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ समझा जाता था। ये अमेरिका के तीसरे लगातार सदारती इंतखाबात हैं जिनमें मुसलसल जो है वो बरसर इक़्तिदार पार्टी को जो है वो हटाया जा रहा है, पहले टर्म में ही हटाया जा रहा है। वरना हमेशा अमेरिका की जो एक रिवायत रही है वो ये रही है कि अमेरिका के अंदर जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है उसको एक दूसरी बार इक़्तिदार का मौका दिया जाता है, लेकिन ये मुसलसल तीसरी बार हो रहा है कि जो पिछली हिस्ट्री है उससे अमेरिकी अवाम जो है वो हट रही है, और तीसरी बार मुसलसल जो है बरसर इक़्तिदार पार्टी को जो है वो हटाया जा रहा है। सूरत हाल ये है कि जब लोगों के पास दो ही ऑप्शन हों, दो ही मुसलसल पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक्स, तो लोगों के पास कोई तीसरी ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए लोगों के पास जो है वो इंतकाम का एक बेहतरीन तरीका यही होता है कि जो बरसर इक़्तिदार पार्टी है उसको हटाकर जो उसकी हरीफ पार्टी है उसको इक़्तिदार दे दिया जाए, ताकि उनकी पॉलिसियों पर एक तनकीद की जा सके और उनको ये बताया जा सके कि आपने मुल्क के अंदर जो गुज़श्ता अदवार के टाइम में किया है वो कोई दुरुस्त पॉलिसीज़ नहीं है, और इस तरह उनको पॉलिसीज़ को डायरेक्शनलाइज करने में जो है वो मदद मिल सके। 2016 में हिलरी क्लिंटन ने ट्रंप को जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप की जो मुआशी नाबराबरी की पॉलिसियां थीं उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया, और उन पर बहुत हर जगह पर अपने हर फोरम के अंदर जो है वो उस पर तनकीद की कि उनकी मुआशी नाबराबरियों को गलत कहा। लेकिन शायद अब ये लगता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि मुआशी इत्तदाल और मुआशी बराबरी की बात करती है वो उसके अंदर एक सरमायादार तबका आ रहा है, और मालदार तबके को और पढ़े लिखे तबके को वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, और इसकी वजह साफ जाहिर है। और इसी वजह से शायद जो मेहनत कश तबका है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से
ہٹ گیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر ڈیموکریٹک پارٹی نے محنت کش طبقے کو چھوڑ دیا ہے، اس معاشی بدحالی نے جو ہے لوگوں کو ڈیموکریٹک پارٹی سے دور کر دیا، لیکن بائیڈن جو ہے وہ بدستور جو ہے وہ یہ بات بار بار دہراتا رہا اور یہ شیخی بگاڑتا رہا کہ امریکہ کی معاشیت اس کے دور کے اندر جو ہے وہ دنیا کی مضبوط ترین معاشیت کے طور پر سامنے آئی ہے، حالانکہ جو لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور لوگوں کی اجرتیں کم ہوئی ہیں اور لوگوں کے روزگار کے مواقع کم ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بائیڈن حکومت جو ہے وہ اس بات پر ڈٹرمن رہی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخرکار ڈیموکریٹک پارٹی نے جب 2024 میں دوبارہ بائیڈن کی سرتاج پوشی کی تو عوام نے اس کو ٹھکرا دیا اور عوام نے اس کو دھتکار دیا اور عوام نے جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ اگر امریکہ کے اندر ایک معاشی استحکام نہیں ہوگا اور امریکہ کی جو معاشی ڈائریکشن ہے وہ صحیح سمت میں سیٹ نہیں کی جائے گی تو لوگ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ اس برسر اقتدار پارٹی کو دوسری بار موقع نہیں دیں گے۔ بل کلنٹن کے اقتدار کے وقت سے ہی جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی نیو لبرل پالیسیوں پر عمل پیرا ہے اور جو وہ محنت کشوں کی آواز تھی اس کو چھوڑ چکی ہے اور عام لوگوں کی جو مسائل ہیں ان پر بات کرنا چھوڑ چکی ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پر جو ہے وہ طبقہ جو اس کے ساتھ اس سپورٹ میں تھا وہ ان کی سپورٹ چھوڑ چکا ہے، اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو ریپبلکن پارٹی کے امیدوار تھے ڈونلڈ ٹرمپ، جو کہ نہ کہ ذہنی صحت کے بارے میں بھی ان کے کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی درست فیصلے نہیں کر پائے کبھی، اور اس کے علاوہ جو ہے عدالت سے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کو جو ہے وہ جرم ان پر ثابت ہو چکا ہے، یعنی کہ وہ عدالتی مجرم ہے، اور اس کے باوجود جو ہے ان کو صدر منتخب کر دیا گیا ہے۔ تو اگر ہم 2024 کے حالیہ الیکشن کی بات کریں تو ووٹرز کا جو رجحان ہے اور اس کی بات کریں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کے اندر جو بنیاد پرستی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، نسل پرستی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور اسی نسل پرستی اور بنیاد پرستی کی وجہ سے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخص کو جو ہے وہ صدر منتخب کر دیا گیا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کسی اعتبار سے جو ہے وہ اس کی اہلیت شاید نہیں رکھتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسا شخص ہے جو کہ عجیب طرح کے تعصبات کا شکار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہیٹی سے آنے والے جو مہاجرین ہیں وہ جو ہے بلیاں کھاتے ہیں اور ان مہاجرین کو جو ہے وہ ملک بدر کر دینا چاہیے، امریکہ سے نکال دینا چاہیے، اور اس کے علاوہ وہ ایک تشدد کا عالمی دن منانا چاہتا ہے جس کے اندر وہ پولیس کو اجازت دینا چاہتا ہے کہ وہ جس طرح کا مرضی تشدد کریں، اور اس طرح کے بہت سارے اس کے خیالات جو ہیں وہ دنیا میں متنازع خیالات کے طور پر مشہور ہیں۔ تو ایک ایسا شخص جس کے اتنے خیالات کو دنیا کے اندر متنازع مانا جاتا ہو تو کس طرح سے امریکہ جیسا ایک ڈیموکریٹک ملک اور امریکہ جیسی ڈیموکریٹک عوام جو اپنے آپ کو ایک روشن خیال عوام کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو جو دنیا کے جو ہے پڑھا لکھا طبقہ سمجھتے ہیں، تو وہ اس طرح کی جہالت کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے شخص کو جو ہے وہ ملک کا صدر منتخب کر دیں؟ تو اس سے صاف ان کی بنیاد پرستی اور ان کی نسل پرستی جو ہے وہ زہر ہوتی ہے، اور یقیناً اس کا اثر جو ہے وہ اور ممالک پر بھی پڑے گا۔ ٹرمپ 2004 کے بعد جو ہے وہ پہلا صدارتی امیدوار ہے ریپبلکن کی طرف سے جس کو اتنی بھاری اکثریت سے جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی، اور ایون جو ووٹ کاسٹنگ کی جو شرح تھی وہ بھی 63-64% رہی۔ بے شک کہ گزشتہ انتخابات کی نسبت معمولی سی یہ کم ہوئی، لیکن پھر بھی ایک اچھی شرح رہی، اور لوگوں نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنی حق دہی کا جو حق ہے، اپنے رائے کا جو حق ہے اس کو استعمال کیا، اور اسے استعمال کر کے جو ہے وہ ٹرمپ کو منتخب کیا، اور ٹرمپ کو تمام تر جو امریکہ کے علاقہ جات ہیں، تمام تر جو ریاستیں ہیں امریکہ کے اندر، ان پر سے اکثریت سے جو ہے وہ اکثریت سے حاصل جو کامیابی حاصل ہوئی، اور تقریباً کوئی 1 کروڑ کی جو برتری ہے وہ 1 کروڑ ووٹس کی جو برتری ہے وہ
ट्रंप को हासिल रही इस सारी इंतखाबी सूरत हाल के अंदर। तो अब कुछ ही दिनों तक जो है वो ट्रंप साहब जो है वो वाइट हाउस को संभाल लेंगे। तो वाइट हाउस को संभालने के बाद वाइट हाउस से किस तरह के अहकामात जारी होते हैं, वाइट हाउस से किस तरह की पॉलिसियां बनाई जाती हैं, और वाइट हाउस में से किस तरह से गैर मुतसबाना जो है वो पॉलिसीज को प्रमोट किया जाता है। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा और इस वक्त की जो तमाम तर दुनिया की सूरत हाल है वो सब के लिए एक मुश्किल तरीन सूरत हाल है, और अगर इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में ट्रंप अच्छे फैसले कर पाते हैं तो ही शायद अगली बार भी ट्रंप को ये मौका दिया जाएगा, नहीं तो अमेरिकी अवाम जो है वो उनकी पॉलिसियों की वजह से उनको भी अगली बार हटा देंगे। और यकीनन अब ये सारी सूरत हाल आपको समझ आई होगी कि किस तरह से जो है वो ये तमाम तर सूरत हाल में ट्रंप कामयाब हुआ, और किस तरह से जो अमेरिका की फेमस तरीन पार्टी थी डेमोक्रेटिक पार्टी, वो उसकी जगह जो है वो रिपब्लिकन ने रिप्लेस की, और इस वक्त जो है वो रिपब्लिकन जो है सेनेट में भी इवन बहुत मजबूत हो चुकी है। और मुझे तो ये लग रहा है कि शायद जो अपोजिशन है वो इस तरह से हो ही नहीं सकेगी अमेरिका के अंदर, जो एक ट्रेंड रहा है गुज़श्ता सालों में। तो ये सारी सूरत हाल यकीनन आपको ये सब कुछ समझने में मदद देगी। तो इजाज़त दीजिए एक अगले प्रोग्राम के साथ, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होती है एक नए मौजू के साथ।